नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ की माटी उदास है। महाभारत के पात्र जैसे अनाथ हो गए हैं। पंडवानी की वह गूंज जिसने गांव की चौपाल से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक लोगों को मंत्रमुग्ध किया, हमेशा के लिए अब थम गई है। पद्म विभूषण से सम्मानित देश की महान लोक कलाकार डॉक्टर तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही हैं। रविवार की तड़के सुबह रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उन्होंने अंतिम सांसें ली। डॉक्टर्स के मुताबिक सुबह करीब 3:15 पर ये अमर आवाज हमेशा के लिए मौन हो गई। वे 70 वर्ष की थी और लंबे समय से उम्र संबंधी गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। कितना अजीब है ना, जिस आवाज में भीम की गर्जना थी, जिस स्वर में द्रौपदी का दर्द था, जिस तंबूरे से महाभारत जीवंत हो उठा था, वही आवाज आज शांत हो गई। छत्तीसगढ़ के एक साधारण गांव से निकलकर तीजन बाई ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। जब समाज ने कहा लड़की होकर पंडवानी, तो उन्होंने जवाब दिया कला का कोई लिंग नहीं होता। हाथ में तंबूरा लेकर वे कभी भीम बन जाती तो कभी अर्जुन, कभी कृष्ण तो कभी दुर्योधन। उनकी प्रस्तुति सिर्फ गायन नहीं थी, वो पूरा महाभारत होती थी। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में लोग छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं समझते थे, लेकिन तीजन बाई की आंखें, उनकी आवाज, उनका अभिनय सब कुछ समझा देता था। यही वजह है कि उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और आखिरकार पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिले। वे सिर्फ कलाकार नहीं थी, वे छत्तीसगढ़ की पहचान थी, भारत की सांस्कृतिक दूत थीं। रायपुर से लेकर दिल्ली तक, गांव की चौपाल से लेकर बड़े सांस्कृतिक मंचों तक, हर जगह एक ही सवाल है, क्या सचमुच तीजन बाई चली गईं? उनके निधन की खबर फैलते ही राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री ने उन्हें भारतीय लोक परंपरा की अमूल्य धरोहर बताते हुए श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि तीजन बाई ने प्रदेश की संस्कृति को विश्व मंच तक पहुंचाया। कई कलाकारों, साहित्यकारों, रंगकर्मियों और सामाजिक संगठनों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हम लोगों के बीच नहीं रही। वो विख्यात पंडवानी गायिका थी और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से पुरस्कृत थी और पंडवानी के माध्यम से पूरे देश और विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन की थी। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और श्रीमती तीजन बाई छत्तीसगढ़ की शान थी, गौरव थी, इसलिए उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। बहुत बड़ी क्षति है ये, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए है। और ये एक ऐसी धरोहर है जिसके नाम से पूरे छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। हमारा एक पारिवारिक रिश्ता भी था और दीदी के नहीं रहने से आज बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनके परिवार को शक्ति दे इस दुख की घड़ी को सहने का। लेकिन कुछ कलाकार मरते नहीं, वे अपनी आवाज में जीवित रहते हैं। जब भी कोई पंडवानी गाएगा, जब भी कोई तंबूरा उठाएगा, जब भी कोई महाभारत को लोक भाषा में जीवंत करेगा, वहाँ कहीं न कहीं तीजन बाई मौजूद होंगी। यकीनन छत्तीसगढ़ ने अपनी सबसे बड़ी सांस्कृतिक आवाज खो दी है, लेकिन तीजन बाई की विरासत, उनकी पंडवानी, उनकी जिद और उनकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती रहेगी। तीजन बाई को शत शत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कुछ लोग इतिहास नहीं पढ़ते, इतिहास बन जाते हैं। और कुछ कलाकार कला का प्रदर्शन नहीं करते, उसे जीते हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टी, जहाँ लोकगीत हवा में घुल जाते हैं, जहाँ कथाएं पीढ़ियों से सांस लेती हैं, जहाँ महाभारत किताबों में नहीं, लोगों की आवाज में बसती है। और इसी धरती ने जन्म दिया एक ऐसी बेटी को जिसने सदियों पुरानी परंपरा को नया जीवन दिया, जिसने बिना किसी विश्वविद्यालय में पढ़े दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर भारतीय संस्कृति का परचम लहराया, जिसने समाज के तानों को तालियों में बदल दिया। ये कहानी है तीजन बाई की, उस महिला की जिसकी आवाज में आज भी भीम की गर्जना सुनाई देती है, जिसकी आंखों में
द्रौपदी का अपमान झलकता है और जिसकी प्रस्तुति में पूरा महाभारत जीवंत उठता था। छत्तीसगढ़ घने जंगलों, जनजातीय परंपराओं, लोक गीतों और लोक कथाओं की धरती। यहाँ संस्कृति किसी संग्रहालय में कैद नहीं, बल्कि हर गांव, हर चौपाल, हर त्योहार और हर घर में जीवित है। यहाँ गीत जीवन का हिस्सा हैं और कथाएं पीढ़ियों की विरासत। इन्हीं लोक परंपराओं में एक अनूठी परंपरा है पंडवानी, एक ऐसी लोक गायन शैली जिसमें महाभारत सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी ली जाती है। एक तंबूरा, कुछ वाद्य और एक कलाकार, बस इतना ही काफी होता है सैकड़ों पात्रों को जीवंत कर देने के लिए। कभी भीम, कभी अर्जुन, कभी दुर्योधन, कभी कृष्ण, एक ही कलाकार सभी बन जाता है। और इसी कला ने एक दिन दुनिया को एक नया नाम दिया, तीजन बाई। सन 1956 आज के छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक छोटे से गांव गनियारी में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया तीजन। परिवार बेहद साधारण, आर्थिक स्थिति कमजोर, रोज की चिंता 2 वक्त की रोटी। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ी प्रतिभाएं महलों में नहीं, झोपड़ियों में जन्म लेती हैं। उनका बचपन खिलौनों के साथ नहीं, काम के साथ बीता। घर के काम, जंगल से लकड़ी लाना, पशुओं की देखभाल करना। लेकिन इस बच्ची की आंखों में कुछ और ही बसता था। उसे कहानियां पसंद थी, विशेषकर महाभारत। गांव में जब भी रात होती, लोग चौपाल पर जुटते और शुरू होती महाभारत, पंडवानी के रूप में। तीजन दूर बैठकर सब सुनती। भीम की शक्ति, अर्जुन का पराक्रम, कर्ण का दान, द्रौपदी का अपमान, कृष्ण की नीति, हर कथा उसके मन में उतरती चली गई। कहते हैं कला किसी किताब से नहीं, आत्मा से सीखी जाती है, और यही तीजन के साथ हुआ। परिवार में ही उनके नाना ब्रजलाल महाभारत के प्रसंग सुनाते थे। तीजन घंटों बैठकर सुनती, फिर उन्हें दोहराती। बिना लिखे, बिना पढ़े पूरा प्रसंग याद हो जाता। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा सबको दिखाई देने लगी। आवाज, भाव, अभिनय, सब कुछ असाधारण। लेकिन जिस समाज ने महाभारत सुनाई, वही समाज एक लड़की को महाभारत सुनाते हुए देखना नहीं चाहता था। उस दौर में पंडवानी मुख्य रूप से पुरुष कलाकारों की कला मानी जाती थी। महिलाएं वेदिका पर खड़ी होकर भीम की गर्जना करें, दुर्योधन बने या युद्ध का अभिनय करें, इसे स्वीकार नहीं किया जाता था। तीजन फिर भी रुकने वाली नहीं थी। वो छिप छिप कर अभ्यास करती रही और अपने भीतर एक कलाकार को जिंदा रखती रही। आखिर वो दिन भी आया जब तीजन को पहली बार सार्वजनिक मंच मिला। दर्शक ज्यादा उम्मीद लेकर नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने महाभारत शुरू की, पूरा माहौल बदल गया। आवाज, अभिनय, संवाद, सब कुछ अलग था। एक लड़की भीम बन रही थी, कृष्ण बन रही थी, दुर्योधन बन रही थी, और दर्शक मंत्रमुग्ध थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि कला न पुरुष की होती है, न महिला की। कला सिर्फ कलाकार की होती है। लेकिन तालियों की ये गूंज हर किसी को पसंद नहीं आई। गांव में विरोध और तेज हो गया। परिवार पर दबाव बढ़ने लगा। समाज ने सवाल उठाए और एक दिन ऐसा फैसला हुआ जिसने तीजन बाई की पूरी जिंदगी बदल दी। कभी कभी सबसे कठिन लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही लोगों से लड़नी पड़ती है। जब समाज कहे तुम नहीं कर सकती और मन कहे यही मेरी पहचान है, तब जन्म लेती है एक असाधारण कहानी। जिस आवाज पर कभी गांव की चौपाल में सवाल उठे, उसी आवाज ने आगे चलकर देश विदेश के मंचों पर भारत की लोक परंपरा का परिचय कराया। तीजन बाई की कला लोगों को आकर्षित करने लगी थी, लेकिन उनकी सफलता जितनी बढ़ रही थी, विरोध भी उतना तेज होता चला गया। उस समय की सामाजिक सोच में महिलाओं का इस तरह सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर अभिनय करना स्वीकार नहीं माना जाता था। और तीजन केवल गा नहीं रही थी, वो भीम बनती थी, दुर्योधन बनती थी, कृष्ण बनती थी, युद्ध का अभिनय करती थी। कई लोगों को लगा ये परंपरा के खिलाफ है। लोक कथाओं और स्वयं तीजन बाई के अनेक साक्षात्कारों के अनुसार सामाजिक विरोध इतना बढ़ा कि उन्हें अपने समुदाय के बहिष्कार जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। शुरुआती दौर उनके लिए बेहद कठिन रहा। सम्मान नहीं, सुविधाएं नहीं, स्थायी आमदनी नहीं। कई बार प्रस्तुति के बदले केवल भोजन मिलता, कई बार कुछ रुपए, लेकिन तंबूरा कभी नहीं छूटा। दिन में मेहनत, रात में अभ्यास। महाभारत
अब केवल कथा नहीं रही, वो जीवन बन चुकी थी। तीजन बाई बाद के वर्षों में कई बार कह चुकी हैं कि संघर्ष ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि मंच पर और मजबूत बनाया। अमूमन हर बड़ा कलाकार किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि एक छोटे से मंच से सफर शुरू करता है। तीजन बाई की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। गांव के मेले, सांस्कृतिक आयोजन, स्थानीय उत्सव, यहीं से शुरू हुआ उनका सफर। लोग एक बार सुनते, फिर दूसरों को बुलाकर लाते। धीरे धीरे उनका नाम गांव से निकलकर जिले तक पहुंचा। फिर जिले से पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी प्रस्तुति में केवल गायन नहीं था, वो अभिनय करती थी, संवाद बोलती थी, पात्रों के साथ जीती थी, और यही उन्हें अलग बनाता था। पंडवानी की दो प्रमुख शैलियों का उल्लेख किया जाता है, वेदमती शैली और कापालिक शैली। वेदमती शैली में कलाकार अपेक्षाकृत स्थिर बैठकर कथा प्रस्तुत करता है, लेकिन कापालिक शैली पूरी तरह नाटकीय है। इसमें कलाकार चलता है, दौड़ता है, हंसता है, रोता है, हथियारों की कल्पना करता है, युद्ध का अभिनय करता है और हर पात्र को अपनी देह और आवाज से जीवंत कर देता है। तीजन बाई ने इसी कापालिक शैली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तंबूरा कभी भीम की गदा बन जाता, कभी अर्जुन का गांडीव, कभी दुर्योधन की गदा, तो कभी कृष्ण का सुदर्शन चक्र। दर्शक सिर्फ कहानी नहीं सुनते थे, उसे अपनी आंखों के सामने घटित होते देखते थे। छत्तीसगढ़ की सीमाएं अब छोटी पड़ने लगी थी। उनकी प्रस्तुति की चर्चा देश के सांस्कृतिक जगत तक पहुंच चुकी थी। राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में उन्हें आमंत्रित किया जाने लगा। यहीं कई वरिष्ठ रंगकर्मियों, लोक कला विशेषज्ञों और सांस्कृतिक संस्थानों की नजर तीजन बाई पर पड़ी। उनकी कला सिर्फ लोक मनोरंजन नहीं, बल्कि भारतीय मौखिक परंपरा का जीवंत उदाहरण माने जाने लगी। यहीं से उनकी यात्रा राष्ट्रीय पहचान की ओर बढ़ी। एक समय जब गांव में मंच मिलना मुश्किल था, अब देश के बड़े सांस्कृतिक समारोह उन्हें बुलाने लगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, देश का शायद ही कोई बड़ा सांस्कृतिक मंच बचा हो जहां तीजन बाई ने महाभारत को जीवंत ना किया हो। उनकी आवाज किसी एक भाषा की नहीं रही। भाव इतने सशक्त थे कि जो दर्शक छत्तीसगढ़ी नहीं जानते थे, वे भी महाभारत को महसूस कर लेते थे। यही एक महान लोक कलाकार की पहचान है। तीजन बाई की सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, उन्होंने एक सामाजिक सोच बदली। उन्होंने साबित किया कि लोक कला किसी एक वर्ग या एक लिंग की विरासत नहीं, बल्कि पूरे समाज की धरोहर है। आज देश भर में अनेक महिला कलाकार पंडवानी प्रस्तुत करती हैं और उनमें से अधिकांश तीजन बाई को अपनी प्रेरणा मानती हैं। गांव की चौपाल से लेकर देश के मंच तक का सफर अब पूरा हो चुका था, लेकिन दुनिया अभी बाकी थी। जल्द ही एक लोक कलाकार भारत की सांस्कृतिक दूत बनकर महासागरों के पार जाने वाली थी, जहां लोग छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं समझते थे, लेकिन महाभारत की आत्मा समझ जाते थे। जिस कलाकार को कभी अपने ही गांव में मंच देने से लोग हिचकते थे, उसी कलाकार के स्वागत में दुनिया के बड़े बड़े सभागार में लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। जिस आवाज को कभी, आपको बता दें, सामाजिक बंधनों में कैद करने की कोशिश भी हुई, वही आवाज भारत की सांस्कृतिक पहचान बन गई। ये सिर्फ एक कलाकार की सफलता नहीं थी, ये लोक परंपरा की जीत थी जो सदियों से गांव की चौपालों में जीवित थी। अब वही पंडवानी दुनिया के सांस्कृतिक मंचों पर गूंज रही थी। भारत में पहचान मिलने के बाद तीजन बाई के सामने एक नया संसार खुलने लगा। देश के बाहर आयोजित भारतीय सांस्कृतिक समारोह में उन्हें आमंत्रित किया जाने लगा। वो केवल एक लोक गायिका नहीं थी, बल्कि भारत की मौखिक परंपरा की प्रतिनिधि बन चुकी थी। यूरोप, एशिया, अमेरिका और दुनिया के अनेक देशों में उन्होंने पंडवानी की प्रस्तुति दी। दिलचस्प बात ये थी कि अधिकांश विदेशी दर्शक ना तो छत्तीसगढ़ी जानते थे और ना ही महाभारत की पूरी कथा। फिर भी जब तीजन बाई मंच पर भीम बनती तो दर्शक उनकी शक्ति को महसूस करते। जब द्रौपदी का चीरहरण सुनाती तो सभागार में सन्नाटा छा जाता, और जब कृष्ण की नीति का प्रसंग आता तो लोग भाव विभोर हो उठते। कला जब सच्ची होती है तो उसे अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ती।
तीजन बाई का गायन शब्दों से पहले भाव से संवाद करता था। उनकी आंखें, उनकी आवाज, उनकी देह भाषा और तंबूरा मिलकर पूरे महाभारत को जीवंत कर देते थे। विदेशी समीक्षकों ने उनकी प्रस्तुति को वन वुमन एपिक थिएटर यानी एक अकेली कलाकार द्वारा महाकाव्य का जीवंत मंचन जैसी संज्ञा दी। जब कोई कलाकार अपनी कला से देश की पहचान बन जाता है तो सम्मान स्वयं उसके पास आने लगता है। तीजन बाई को समय समय पर देश के अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। सबसे पहले उन्हें मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जिसने उनकी कला को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मान्यता दी। इसके बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। फिर उनके योगदान का दायरा और बढ़ा तो मिला पद्म भूषण और वर्ष 2019 में देश ने अपनी इस लोक कलाकार को पद्म विभूषण देकर भारतीय लोक संस्कृति के सर्वोच्च प्रतीकों में शामिल कर दिया। इनके अलावा उन्हें अनेक राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्मान भी प्राप्त हुए थे। हर महान कलाकार के जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो उसकी प्रतिभा को नई दिशा देते हैं। तीजन बाई के जीवन में ऐसे ही एक नाम थे, हबीब तनवीर। लोक नाट्य और लोक कलाकारों के प्रबल समर्थक हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ की लोक कलाकारों को राष्ट्रीय रंगमंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तीजन बाई की प्रतिभा को पहचाना और उनकी कला को व्यापक सांस्कृतिक जगत तक पहुंचाने में प्रोत्साहन दिया। हालांकि तीजन बाई की पहचान केवल किसी एक व्यक्ति की देन नहीं थी, बल्कि वर्षों के अभ्यास, संघर्ष और अद्भुत प्रतिभा का परिणाम थी। लेकिन ऐसे सांस्कृतिक दिग्गजों का विश्वास उनके आत्मविश्वास को और मजबूत करता गया। मंच पर जो कलाकार हजारों लोगों को रुला देती थी, उसकी अपनी जिंदगी भी कम दर्दनाक नहीं थी। प्रसिद्धि हर दर्द का इलाज नहीं होती। तीजन बाई के निजी जीवन में आर्थिक कठिनाइयां, पारिवारिक उतार चढ़ाव और सामाजिक संघर्ष लंबे समय तक साथ रहे। उन्होंने कई बार अपने साक्षात्कारों में बताया कि सफलता मिलने के बाद भी संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। मंच की चमक और निजी जीवन की चुनौतियां अक्सर साथ साथ चलती रहीं, लेकिन उन्होंने हर बार अपने दर्द को कला में बदल दिया। शायद इसलिए जब वो द्रौपदी की पीड़ा गाती थी तो दर्शकों की आंखें भर आती थी, क्योंकि वो केवल अभिनय नहीं करती थी, जीवन जीकर मंच पर उतरती थी। तीजन बाई सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक संस्था थी। उनकी शैली आज देश भर के लोक कलाकारों के लिए प्रेरणा है। पंडवानी, जो कभी केवल कुछ गांवों तक सीमित थी, आज विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अध्ययन का विषय बन चुकी है। और जब भी पंडवानी का नाम लिया जाएगा, उसके साथ सबसे पहले याद किया जाएगा तीजन बाई को। एक समय जब समाज ने कहा था कि ये लड़की पंडवानी नहीं गा सकती, आज दुनिया कहती है अगर पंडवानी को समझना है तो तीजन बाई को सुनिए। एक झोपड़ी से शुरू हुई यात्रा राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। गांव की चौपाल से उठी आवाज संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंचों तक गूंजी और एक साधारण बेटी भारत की सांस्कृतिक पहचान बन गई। लेकिन हर यात्रा का सबसे बड़ा सवाल सफलता नहीं होता, विरासत होती है। क्या तीजन बाई के बाद पंडवानी की ये मशाल उतनी ही मजबूती से जलती रहेगी? क्या नई पीढ़ी महाभारत की इस जीवंत परंपरा को आगे बढ़ाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।